हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही सुना सुनाया सा वर्ड है। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि प्रोबेबिली ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। तो इसके नाम से एक चीज़ क्लियर है कि हम किसी चीज़ की श्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें शक है, मतलब कुछ होने के चांसेस हैं, मतलब कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी चीज के होने में या ना होने में श्योर नहीं होते हैं तो वहां पे जो कैलकुलेशन के थ्रू उसको उसके होने की या ना होने की चांसेस कैलकुलेट करते हैं, उस टॉपिक को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसका नाम है प्रायिकता, इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कुछ चीजें, मतलब इससे पहले कि हम क्वेश्चन को करना शुरू कर दें, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको क्लियर है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज का जो क्वेश्चन है उसका करना आसान होता है, लेकिन अगर हम उसका बेसिक्स नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम फिर वो है, जब कभी वो क्वेश्चन घूम के आएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है हम किसी भी चीज को करने से पहले उसका जो पूरा आधार है, उसका जो बेस है वो समझ लें, सो दैट जब क्वेश्चन ट्विस्ट भी होगा तो भी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनी होगी या ये चीजें होती क्या है, इसके लिए कुछ चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है। नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बहुत काम आएंगे। अगर आप ऐसे सुनते जाओगे तो सारी चीजें क्लियर तो हैं, लेकिन बाद में फिर आप भूल भी सकते हो, तो नोट्स जरूर बनाने। ठीक है, सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब जैसे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये तो मोटा मोटा एक चीज सबको पता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। लेकिन अब पता है, मतलब बहुत पहले कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स या मटेरियल्स होते हैं उनको मिलाया जाता होगा, कुछ और बन जाता होगा। मतलब वहां पर भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अब वो जाकर एक तथ्य तक, एक इवेंट तक पहुंचे हैं कि भाई इससे आपका क्या चीज बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर, वो ऑक्सीजन मिलाने से वाटर बन जाता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक आपका प्रोसेस होता है जहां पर कुछ वेल डिफाइंड आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस विद वेल डिफाइंड आउटपुट्स, विद वेल डिफाइंड आउटपुट्स। मतलब कुछ पहले से जो डिफाइंड आउटपुट्स होते हैं उनके साथ जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो हमें पहले से पता है, वेल डिफाइंड का मतलब हमें पहले से पता है कि भाई इसके अंदर अगर हम हवा भरेंगे तो थोड़ी हवा भरी, थोड़ी और भरी और थोड़ी और भरी और बड़ाम ये फूट गया। मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो वेल डिफाइंड है, पहले से हमें पता था कि अगर इसके अंदर हम एक लिमिट से ज्यादा अगर इसके अंदर हवा भर देंगे, दैट मीन्स ये जो बलून है वो फूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था हमारा। अच्छा, अब जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ में एक आपका अगला जो वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट आप समझ गए क्या होता है, कि कुछ ऐसा प्रोसेस जो वेल डिफाइंड आउटपुट्स के साथ में फिनिश होता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी बलून के अंदर हवा भरते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो वो कभी ना कभी फूट जाएगा एक लिमिट के बाद, ये हमें पहले से पता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानकारी नहीं कि क्या होने वाला है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं ऐसे? जैसे आपका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग अ क्वाइन। किसी क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो यहां पे या तो आपका टेल आ सकता है और या फिर हमारा हेड आ सकता है। ठीक, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ क्वाइन, इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक और एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हो, वो आपका है रोलिंग ऑफ अ डाइस। रोलिंग ऑफ अ डाइस, ठीक है, लूडो होता है ना, तो लूडो के अंदर जब हम डाइस को रोल करते हैं तो वहां पर जो आपका वो एक्सपेरिमेंट है डाइस को रोल करने का, वो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमें पहले से नहीं पता होता कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो सबसे ऊपर उसके क्या आ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका हमें पहले से आउटपुट नहीं पता होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होते हैं, हमें ये पता होता है इसमें ये तो आएगा। जैसे यहां पर आपका हो गया टॉसिंग अ कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये मैं पहले से कंफर्म है।
अगर हम रोलिंग ऑफ अ डाइस की बात करें तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से ही कोई नंबर आएगा। तो ये आपके हो गए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ आपको इनसे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आप करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है, कैसे किया जाएगा, वो सारे तरीके हैं, जो भी ट्रिक्स हैं वो सब बता दूंगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो जहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट होगा वहां पर भी आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, ठीक है। चलिए, अब जब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और उसका नाम है सैंपल स्पेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहीं से आप समझ सकते हो कि आपने एंट्री ले ली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। सैंपल स्पेस आपको समझना होगा, लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आपको सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। या तो आप अगर पहले से भी आपने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, मे भी आपको ये वर्ड ना पढ़ाया गया हो, ठीक है, आपको लगता हो कि हमें नहीं पढ़ाया गया फिर भी हम कर पाते हैं, बट जो आप निकालते हो उसमें एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो क्या होता है सैंपल स्पेस, वो आप जान लो, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड आउटपुट्स होते हैं जिनको हम गेस नहीं कर सकते। अगर उन सारे प्री डिफाइंड आउटपुट्स का हम कलेक्शन कर दें तो वो जो सेट होता है, वो जो कलेक्शन बन के आता है, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, दिस इज बेसिकली अ सेट, दिस इज अ सेट ऑफ all possible outcomes, this is a set of all possible outcomes। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स का अगर हम सेट बना दें, उनको कलेक्ट कर लें, कलेक्शन बना दें, उस पॉसिबल आउटकम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्वाइन की बात करते हैं, ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन जो आपका था, सो टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, अगर टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन की बात करें तो जब भी कोई क्वाइन टॉस किया जाएगा तो हमेशा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट मींस इसके सैंपल स्पेस में सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। दूसरी छोटी सी चीज, जब भी हम सैंपल स्पेस लिखेंगे हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, जो मझले ब्रैकेट होते हैं इनको बोलते हैं ना। तो जब भी आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, नोटेशंस का ध्यान रखना है। पहला एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो इसका सैंपल स्पेस ये हो गया। नंबर 2, अगर हम रोलिंग ऑफ डाइस की बात करें, रोलिंग ऑफ अ डाइस, अगर रोलिंग ऑफ अ डाइस की बात करें तो रोलिंग ऑफ अ डाइस में सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका रोलिंग ऑफ अ डाइस का सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस में ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको चाहो तो 6 5 4 3 2 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। देन अगर एक कॉइन टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस आपका एच और टी आ गया। तो अगर दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ठीक है। सो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया जाए। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको यह भी समझनी है, दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए या फिर एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाए, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टू टाइम्स, और सॉरी, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स और टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स, ये एक ही चीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कॉइन को दो बार टॉस करना, दो बार, या फिर दो कॉइन्स को एक बार टॉस करना, एक ही चीज होती है। तो अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, देखिए, या तो दोनों पे ऊपर हेड आ जाएगा, या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर एक हेड एक टेल होगा, या फिर फर्स्ट वाले में टेल और सेकंड वाले में हेड आ जाएगा। मतलब यहां पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, H, H दोनों में आपका हेड आ गया, T, T दोनों में हमारा टेल आ गया, देन H, T एक हेड और टेल हो गया, और एक टेल आपका फर्स्ट वाला हो गया एंड सेकंड वाला हमारा हो गया हेड। दैट मींस टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, या फिर एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो आपके सैंपल स्पेस में चार एलिमेंट आएंगे। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ एलिमेंट। तो सैंपल स्पेस समझना, सैंपल स्पेस बनाना हर एक क्वेश्चन में जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। और सैंपल स्पेस के लिए जो लेटर रिजर्व है वो आपका एस हो गया। मतलब
अगर हम किसी भी सैंपल स्पेस को लिखते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात करता हूं तो इसका सैंपल स्पेस ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन S इज इक्वल्स टू कैपिटल S लिखेंगे और वहां पे जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपको कर्ली ब्रैकेट में कर देने हैं। अगर अगर एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर हैं तो आप उनको पहले राउंड ब्रैकेट में करोगे, उसके बाद उसको फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो नोटेशंस का ध्यान रखना है कि कैसे चीजों को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, हमने सैंपल स्पेस पढ़ लिया, ठीक है। अगला टॉपिक, अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अगले टॉपिक का हमारा नाम हो गया इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझ लो इसको। अगर मैंने क्वाइन को टॉस किया, जैसे मैंने क्वाइन टॉस किया और क्वाइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अब क्या ये पॉसिबल है कि हम पहले से गेस कर सकते हैं कि नहीं टेल आने के चांसेस ज्यादा है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मतलब जब इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करते हैं, जैसे मैंने हेड और टेल की बात की, अगर किसी इवेंट में या किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी आउटपुट्स पॉसिबल आ सकते हैं, अगर आप पहले से श्योर नहीं हो कि कौन सा आउटपुट आ सकता है या फिर आप हर आउटपुट के बारे में बराबर बराबर श्योर हो, मतलब अगर मैं क्वाइन को टॉस करता हूं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। पहले से तो पता नहीं है भाई, शोले पिक्चर देखी होगी शोले में कि उनको पहले से पता था कि टेल आएगा या हेड आएगा, क्यों? क्योंकि उनके दोनों तरफ आपका क्या था, एक ही चीज छपी हुई थी, ठीक। मतलब शोले के पिक्चर वाला जो सिक्का था वो इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए नहीं बना था, वो आपका पार्शियल सिक्का था या बायस सिक्का था, ठीक है। तो जब हम इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करते हैं तो मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम पहले से श्योर नहीं है कि हमारा कौन सा आउटपुट आ सकता है, अगर ऐसा है तो इस आउटपुट को या इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मतलब हर एक आउटकम को आने के जो चांस है वो बराबर बराबर है, जितना आपका H आ सकता है उतना ही हमारा T आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बैग है, ठीक है, कोई आपका बैग है और बैग के अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं, सपोज 3 इसमें रेड बॉल्स हो गई और इसके अंदर कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, 7 हमारी ब्लैक बॉल्स हो गई, ठीक है। अब अगर इस बैग के अंदर आपको हाथ डालना है और अब अगर आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है जो बॉल्स ज्यादा हैं इनके आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब यहां पर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला केस नहीं है, क्योंकि 3 बॉल्स रेड हैं, 7 बॉल आपकी ब्लैक हैं, काली हैं, दैट मींस चांसेस ज्यादा है कि जो भी आप बॉल निकालोगे वो एक ब्लैक बॉल होगी। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आउटकम आने वाले हैं वो किसी एक तरफ ज्यादा चांसेस हैं या किसी एक को कम चांसेस हैं, दैट मींस उस केस में वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। इस तरह से हमारी जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट थी प्रोबेबिलिटी को लेकर लगभग सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। ये बेसिक्स था, आपके लिए ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी, कैपिटल एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज पे जो हमारा टॉपिक है और जहां से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट ही वो चीज है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी को काउंट करेंगे। मतलब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी जिस चीज की निकालेंगे उसी चीज को हम बोलते हैं इवेंट। अब ये चीज क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है। देखो आपने क्वाइन टॉस किया, ठीक है, आप चाहते हो कि क्वाइन में ऊपर की तरफ टेल आ जाए ताकि आप जो भी आपका वो टॉस जिस चीज के लिए वो आप जीत जाओ। अगर आप चाहते हो क्वाइन में ऊपर की तरफ टेल आए, दैट मींस आपका जो इवेंट है वो टेल के आने का है। मतलब आपका इवेंट क्या है, दैट टेल कम्स ऑन टॉप ऑफ द क्वाइन, ये आपका इवेंट हो गया, ठीक। अगर क्वाइन को टॉस किया गया और अगले ने टेल बोला तो आप चाहते हो टेल ना आए, तो आपका जो ये चाहना है कि टेल ना आए ये भी एक इवेंट है। मतलब किसी चीज का होना या फिर किसी चीज का ना होना, दोनों चीजें इवेंट है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ समथिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ समथिंग, एवरीथिंग इज इन इवेंट। तो आपको इवेंट के लिए ध्यान रखना है दैट हैपनिंग ऑफ समथिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब किसी चीज का होना या फिर किसी चीज का ना होना,
दोनों चीजें इवेंट है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज एन इवेंट। किसी भी चीज के होना या फिर किसी भी चीज का ना होना, सारी चीजें एक इवेंट है। ठीक है, आप किसी रेस में दौड़ते हो तो आपका जीतना भी एक इवेंट है और आपका हारना भी एक इवेंट है। तो यहां पर अब जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम इवेंट की बात करेंगे कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, कैपिटल पी के साथ में हम लिखते हैं कैपिटल ई। जब आप ऐसे कहीं भी लिखा देखोगे तो आपको इसी को पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये इसकी रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप इवेंट, ठीक, जब भी आप कहीं पर देखोगे पी को लिखा हुआ, पी कैपिटल फॉर्म कैपिटल लेटर्स में रहेगा, ई भी हमारा कैपिटल लेटर्स में रहेगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं, आप स्मॉल भी कर सकते हो, लेकिन पी को कैपिटल करना है। तो एक नोटेशन है, पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या फिर इसके अंदर जो भी इवेंट है, जैसे अगर हमारा इवेंट हेड के आने का है तो इसके अंदर हम ऐसे पीएच लिख देंगे, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में नोटेशंस के साथ में क्वेश्चन को लिखोगे और बस सारी चीजें हमारी सेट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी चीज और, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के जो मेथड है वो भी दो मेथड है। जब हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो वहां पे दो मेथड्स आपके आते हैं। ठीक है, पहला मेथड आता है इंपेरिकल मेथड। जो फर्स्ट मेथड आपका प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का बनाया गया है वो आपका है इंपेरिकल मेथड। दिस इज इंपेरिकल मेथड। ये आपका हो गया इंपेरिकल मेथड। तो ये आपका हो गया इंपेरिकल मेथड जो प्रोबेबिलिटी का है, या फिर इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। ऐसा मेथड जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में जिस चीज को जैसे भी उसके आउटपुट्स आते हैं उसकी बेसिस पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉइन को टॉस करना शुरू किया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, मैंने किसी कॉइन को टॉस किया और मैंने इसको 100 टाइम्स टॉस कर दिया। ठीक है, मैंने इस कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया। 100 टाइम टॉस करने पे मुझे ये पता चला कि भाई हेड जो है वो आपका कितनी बार आया है, हेड हमारा आया है सपोज करो 63 टाइम्स। ठीक है, ऐसा बाई चांस हुआ कि हेड हमारा 63 टाइम्स आ गया। दैट मींस जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 63 आउट ऑफ 100। हेड के आने की यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 63 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं टेल पे। टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, इतना ही तो बचेगा। तो ये आपका हो गया 27 आउट ऑफ 100। तो ये जो तरीका है इसको हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, इंपेरिकल मेथड, या फिर इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये तो आपका पहला मेथड, लेकिन हमें इस मेथड से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमें इस मेथड से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं करना है। हमें जो मेथड लगाना है वो हमारा क्लासिकल मेथड है। जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम है क्लासिकल मेथड। ठीक, सो नंबर 2 इज क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे रिपीटिशन वाले इवेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे लास्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो हमारा 63 टाइम्स हेड आया था, दैट मींस हमने मान लिया कि वो हेड है। ठीक, दूसरा आपका 27 टाइम्स टेल आया था, तो सारे जो रिपीट हुए थे, रिपीटिशन आपके इवेंट थे, उन सबको हमने एलिमिनेट किया और ये मान लिया कि हेड आया। दैट मींस जब हम क्लासिकल मेथड की बात करेंगे तो वहां पे टोटल आउटकम्स आते कितने हैं उनको फोकस करते हैं। जैसे अगर कॉइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमें जो मेथड यूज करना है वो क्लासिकल मेथड है। फॉर्मूला क्या होता है अब वो आप नोट डाउन करो। आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्लासिकल मेथड के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक मिनट भाई, इसका स्पेलिंग सही कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल मेथड के अंदर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एक नंबर में या ऐसी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछी जा सकती है
प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 से लेकर 1, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी के आंसर का जो रेंज होता है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं जाता। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1.5 है, गलत लिखा हुआ है, मतलब ये गलत है। कभी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब जब प्रोबेबिलिटी हमारे 0 से 1 के बीच में होगी, इसको हम गेस तो कर नहीं सकते हैं, तो यहां पे दो स्पेशल आपके आंसर हैं। अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मींस इस इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट, मतलब ये आपका होने ही होने वाला इवेंट है, 100% होगा। देन अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ जाता है, दैट मींस ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो ये दो आपको स्पेशल केसेस याद रखने हैं, बाकी जितना भी होगा वो सब बीच में आएगा, ठीक। जो भी होगा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकता है, ठीक, 0 से 1 के बीच में। सपोज आपका किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.25 आ गया, कुछ भी आ गया, 0.25 है, 0.001 है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी के केस में ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से 1 होता है। 0 को हम इम्पॉसिबल इवेंट और 1 को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, मतलब 100% है। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी इंसान का फरवरी में 31 फरवरी को बर्थडे होगा, इसके क्या चांस हैं? तो 31 फरवरी का मतलब है कि वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। दैट मींस इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, ठीक है। इसको अभी हम बिना क्वेश्चन के ऐसे सीधे समझ लेते हैं। देन 1 का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई इंसान जिसका बर्थडे साल में 365 दिन में किसी ना किसी दिन पड़ेगा, इसके क्या चांस है? 100% चांस है भाई, वो पैदा तो हुआ है ना, तभी तो उसका आप बर्थडे की बात कर रहे हो। तो श्योर इवेंट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या आएगा? हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। मैंने पूछा, मैंने कॉइन को 10 बार टॉस किया, अब हो सकता है 10 के 10 बार हेड आ जाए, हो सकता है 10 के 10 बार टेल आ जाए, हो सकता है कुछ मिक्सअप हो जाए, ठीक, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर उसके बीच में हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आप हमेशा से कैलकुलेट करते हो, कहीं पे आप मॉल में जाते हो और अगर मॉल के अंदर ये होता है कि भाई आप किसी उसमें लकी ड्रॉ में हिस्सा लेते हो, तो अगर आपको पता है कि लकी ड्रॉ में 10 लोग हैं, आप भी 10 में हो, दैट मींस आपको कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर उस लकी ड्रॉ में 100 लोग होते, मतलब आपके चांसेस कम हो गए ना। पहले आप 1 आउट ऑफ 10 थे, अब आप 1 आउट ऑफ 100 हो, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चांस होता है। सारी चीजें आपके सामने हो गई हैं, फॉर्मूला में मिल गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक। बाकी कुछ चीजें बचती हैं, वो हम जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने का मेथड क्या होगा, उसको भी फोकस करना है, देन आपका आंसर तो बहुत इजीली आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस जरूर बनाना है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ध्यान रखना, दो कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए या एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, या फिर कुछ जो भी पूछा गया। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है। आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट, सैंपल स्पेस s इज इक्वल्स टू। अब अगर दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है एक बार, तो इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे? एक मिनट, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे, या तो दोनों हेड आ जाएंगे, या तो दोनों टेल आ जाएंगे, या फिर हेड टेल वाला, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया सबसे पहले सैंपल स्पेस s इज इक्वल्स टू एंड हेड कॉमा हेड, देन आपका हो गया टेल कॉमा टेल, देन हेड कॉमा टेल, एंड फाइनली टेल कॉमा हेड। तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। किसी भी
प्रोबेबिलिटी को आप क्वेश्चन करने से पहले उसका सैंपल स्पेस क्रिएट करोगे। अब ये जो सैंपल स्पेस है बेसिकली वो ये बताता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। दैट मींस यहां पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हो जाएंगे कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो जाते हैं 4। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ऐसा कितनी बार हुआ है कि 2 हेड आए हैं? तो देख लो आप, इन 4 में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जहां पर आपको 2 हेड मिलते हैं। मतलब आपका जो फेवरेबल है गेटिंग 2 हेड्स वो सिर्फ एक बार आता है। तो आपका फेवरेबल है 1, टोटल आपके आउटकम्स हैं 4, दैट मींस आपका आंसर हो जाएगा 1 आउट ऑफ 4। तो यहां पे आपको फॉर्मूला लिखना है पीई। सबसे पहले आप मेंशन कर दोगे दैट फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू h कॉमा h। ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स के हैं तो हमें ध्यान रखना है, सारी चीजें मिस कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लिखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ध्यान रखना है कि कोई स्टेप आपको मिस नहीं करना, क्योंकि नंबर आपको स्टेप्स के ही मिल रहे हैं। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो कैलकुलेट चेक करते हैं अपना आंसर 1/4। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ गया 1/4। ठीक, तो पहला आंसर हो गया आपका एटलीस्ट 1 हेड। सेकेंड क्वेश्चन, तो इसी स्क्रीन पे मैं इसको हटा देता हूं और इसी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, दैट मींस हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, देखो अब इसी सैंपल स्पेस के अंदर आपको फिर से देखना है कि एटलीस्ट 1 हेड के कितने आउट केसेस बनेंगे। ठीक है, चलिए, एटलीस्ट 1 हेड सेकेंड वाला आपका, तो सेकेंड में आपका हो गया एटलीस्ट 1 हेड। सैंपल स्पेस हमारा कितना था? सैंपल स्पेस हमारा था h h, देन t t, इसके बाद h t एंड फाइनली t h। तो सैंपल स्पेस के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड। तो सेकंड का आउटपुट क्या हो जाएगा आंसर? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड कितनी बार आता है? ये हमारा फेवरेबल है। सेकंड वाला फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कम से कम एक हेड चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड हो, लेकिन कम से कम एक हेड जरूरी है। तो आपके जो यहाँ पे फेवरेबल हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, वो आपके आ जाएंगे h h, ये फर्स्ट फेवरेबल। देन सेकंड आपका फेवरेबल हो जाएगा h t, देन हमारा थर्ड फेवरेबल हो जाएगा t h। तो यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड का, ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 4 हैं एंड जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 है। तीनों में से कोई भी आएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको एक हेड चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके अभी भी 4 हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एटलीस्ट 1 हेड। थर्ड आपका है बोथ हेड्स और बोथ टेल, दोनों हेड हो या फिर दोनों टेल हो। अब यहां पे आपका फेवरेबल क्या हो जाएगा? अगर दोनों हेड या दोनों टेल की बात है तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो जाएंगे? देखो, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे या तो एच एच आए तो हमारा काम चलेगा, या फिर हमारा टी टी आए तो काम चलेगा। मतलब दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, ये हमारा फेवरेबल है। ठीक है, तो बस हो गया आपका। दो ऐसे आउटपुट्स हैं आपके सैंपल स्पेस में जो आपके फेवरेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर्स आप मैच कर लो। ठीक, 1/4 पहले का, 3/4 हमारा सेकेंड वाला हो गया, देन हमारा हो गया 1/2 हमारा थर्ड वाला हो गया। ठीक है, करने का मेथड क्या है ध्यान रखना। फॉर्मूला आपने एक क्वेश्चन के अंदर एक बार लिख दिया बस, ठीक है, दोबारा आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला एक क्वेश्चन में एक बार बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, 3 coins are tossed together, write the possible outcomes। ठीक है, 3 कॉइन,
अब 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो 3 कॉइन्स को जब टॉस किया जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगी उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो देखिए 3 कॉइन्स, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस पे आ जाते हैं। 3 कॉइन्स के साथ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो 3 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, तो जो सैंपल स्पेस यहाँ पे बन के आएगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा कैपिटल एस इक्वल्स टू, अब देखो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, यहाँ पे वो तरीका आपको बता देता हूँ, इसको मैं आपको पहले अलग से बता देता हूँ। देखिए 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, जैसे आपका ये हेड हो गया, ठीक है, 3 कॉइन्स हैं, तो आपका ये हो गया फर्स्ट कॉइन, यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंड कॉइन, और ये हमारा हो गया थर्ड कॉइन, ठीक है। तो 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखो अगर कॉइन 2 हैं, इसका मतलब जो टोटल आपका सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो 4 आएंगे। अगर कॉइन 3 है, दैट मींस 2 रेज़ टू द पावर 3, आपके जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो 8 आएंगे। कैसे बनाओगे, आपको फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन, ठीक है। अब हर कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सबसे पहली लाइन के अंदर 8 अगर कॉम्बिनेशन है तो आप एच से शुरू करो, एच टी एच टी एच टी एंड एच टी। ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एच से करो चाहे टी से, लेकिन जिससे भी आपने पहला स्टार्ट किया है दूसरा आप उसी से स्टार्ट करोगे। तो पहले में आपको एक एक का गैप देना है और 8 बार लिखना है, 8 टाइम्स, क्योंकि 8 आपका सैंपल स्पेस है। दूसरे में आपको 2-2 का गैप रखना है, सो 2 एच हो गए, 2 टी हो गए, देन अगेन हमारे 2 एच हो गए और फिर से हमारे 2 टी हो गए, ठीक है। तो पहले में 1-1 का गैप, सेकंड में 2-2 का गैप, थर्ड में 4-4 का गैप। तो ये आपका हो जाएगा एच 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 एच, देन टी 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 एंड टी। तो इस तरह से आपका तुरंत सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 कॉइन्स के अंदर 4 आपके सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होंगे, अगर 3 कॉइन्स हैं तो सैंपल स्पेस के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। कैसे उनको बनाया जाएगा वो आपके सामने। अब देखो इसको ऐसे रीड करना है, या तो तीनों कॉइन्स में हेड 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 आएगा, या फिर कुछ भी आ सकता है, कभी हो सकता है आपके 2 आपके टेल हो जाए, एक आपका हेड हो जाए, ठीक। तो इस तरह से इन 8 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई भी 9th कॉम्बिनेशन आपको अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेथड ध्यान रखना कि अगर 3 कॉइन्स हैं तो वहां पे सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। चलिए अब हम इस सैंपल स्पेस को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, या तो तीनों हेड हो जाएंगे, ठीक है, या तो आपका हो जाएगा एच 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 पहला, देन आपका हो जाएगा एच एच टी, देन हमारा हो जाएगा एच टी एच, फिर हमारा हो जाएगा एच एच टी, ठीक है। 1 2 3 4 एच एच टी हो गया, एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया। ओके एक काम करते हैं, ठीक है, उसी मेथड से बना लेते हैं जो आपको मैंने वहां पे बताया, उसी मेथड को लगाते हैं, वरना फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, उसी मेथड को अगर हम यहां पे लगाएं तो 1 2 3 4, देन 5 6 7 7 और फाइनली ये आपका हो गया 8 और यहां पे बंद हो गया। तो पहले क्या करना है, एच टी एच टी एच टी एच और टी, पहले एक एक का गैप कर दिया, फिर से शुरू करना है, यहां पे फिर से एच होगा, एच होगा, टी होगा, टी होगा, फिर से आपका एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, टी हो जाएगा और टी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 4 एच 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 एंड इसके बाद टी 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 एंड टी। ये आपका पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अगर 3 कॉइन्स के साथ में तो आपने सैंपल स्पेस बना लिया और अब तुरंत आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे आंसर्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाले में आ जाते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब आपको सिर्फ 2 हेड्स चाहिए, ठीक है। तो आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया, उसमें 2 हेड आने चाहिए, सिर्फ 2 हेड, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हेड आने चाहिए। कौन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 हेड्स आ रहे हैं। ये आपका फेवरेबल है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 3 3 3 3, बस 3। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे पहला आंसर हो जाना चाहिए 3/8, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/8, ठीक है। 3 बार ऐसा हो रहा है जो सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं। सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड के केस में क्या होगा, देखो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा।
कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, तो ये भी आपका फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 हेड है, हमें कम से कम 2 हेड चाहिए, मतलब ये आपका फेवरेबल है। सो 1 2 एटलीस्ट 2 हेड, 1 2 3 4 5 6 7, ये बस हमारा फेवरेबल नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 या 2 से ज्यादा। सो 1 1 2 3 4 4 4, यानी ये आपका हो जाएगा 4/8, तो आंसर 1/2 आना चाहिए भाई, ठीक है, 1/2 आ रहा है, सही है, ठीक है। चलो, तो एटलीस्ट 2 हेड के अंदर आपके 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 हेड के अंदर हमारे मैच होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड का 1/2। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3/8, सेकंड का आंसर हो गया 1/2। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है, ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड चाहिए थे, तो 2 से ज्यादा में 3 वाला भी हमारे काउंट में आएगा। देन ऑल टेल्स, ये तो बहुत इजी है, ऑल टेल्स सिर्फ एक बार ऐसा हो रहा है जो सारे टेल्स हमें मिल रहे हैं, तो हमारा फेवरेबल हो जाएगा 1, ऑल टेल्स में हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू 1/8, ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसा हो रहा है जब सारे टेल्स आ रहे हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट को हिंदी में ले आओ, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है ये हमारा फेवरेबल है, ये भी हमारा फेवरेबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, कम हो सकता है, यानी ये भी हमारा फेवरेबल है, ठीक है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, ये भी हमारा फेवरेबल है, ये भी हमारा फेवरेबल हो गया, ये भी हमारा फेवरेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए, ये भी चलेगा, ये भी हमारा फेवरेबल है, और इसके बाद ये भी हमारा फेवरेबल है, ये ध्यान रखना, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, कम चलेंगे, ठीक है, उससे ऊपर नहीं चलेगा, मतलब जहां पे एक भी हेड नहीं आ रहा है वो भी हमारा फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए थे, ठीक है, दैट मींस ऐसे 7 है जो हमारे फेवरेबल है। तो आपका जो लास्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, वहां पे हमारा हो जाएगा 3/8, ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होंगे, उससे कम वाला चलेगा, वो भी चलेगा जहां पर एक भी हेड नहीं आया था, ठीक है। अब हम लोग आंसर मैच करते हैं अपना, ठीक, तो पहला आपका 3/8 है, सही है, पहला हमारा आंसर 3/8 हो गया, सेकंड आंसर हमारा 1/2 हो गया, थर्ड आंसर हमारा 1/8 हो गया, सॉरी मैंने 3/8 लिख दिया, ठीक है, कैलकुलेशन में हमने 7 की बात की थी, ठीक, मतलब सिर्फ ये हमारा फेवरेबल नहीं है ज्यादा से ज्यादा में, बाकी सब हैं, तो लास्ट वाला हमारा 7/8 हो गया, ठीक, 1 2 3 4 जिन पे टिक लगा है, 5 6 एंड 7, तो एटमोस्ट में ध्यान रखना, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एटमोस्ट में जिसके अंदर एक भी हेड नहीं था वो भी हमारा फेवरेबल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, ठीक है, लूडो वाली बात हो रही है, तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में सबसे पहले हम सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे, ये तो इजी है, सैंपल स्पेस, तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस बन गया। अब आपको बताना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, एक एक कर डालो जल्दी से, फॉर्मूला लिखने के बाद हम सीधे आप काम करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है, किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर होना चाहिए। तो सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब ये और ये 4 हमारे फेवरेबल नहीं है, मतलब 4 से बड़ा सिर्फ 5 और 6, मतलब 2 हमारे फेवरेबल हो गए, बाकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 6 में कुछ भी आ सकता है, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3, पहला, ठीक है, ग्रेटर देन 4 का आंसर 1/3, सेकंड में लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से कम, लेस देन और इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, ये चारों फेवरेबल आपके हो जाएंगे, तो सेकंड का जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 4, जो आपके फेवरेबल हैं, टोटल आप 6 में कुछ भी ला सकते हो, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2/3, ठीक है, सेकंड का आंसर। देन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा कौन है, ये और ये आपके फेवरेबल नहीं है, मतलब नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा ना हो, 4 भी नहीं होगा क्योंकि क्या 4 से बड़ा है नहीं, वो आपका इक्वल है, तो नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब है हमें वो नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा ना हो, 4 से बड़ा कौन नहीं है,
1 आपका 4 से बड़ा नहीं है, 2 हमारा 4 से बड़ा नहीं है और 3 हमारा 4 से बड़ा नहीं है, मतलब 3 हमारे फेवरेबल हो गए, ठीक है, 1 2 एंड 3। दैट मींस इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, और जिसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक। ओके, लास्ट, विल नॉट बी एन इवन नंबर, एक ऐसा नंबर जो इवन नहीं होगा। आपने रोल को डाइस किया, ऊपर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो इवन ना हो। विल नॉट बी एन इवन नंबर मतलब हमारे फेवरेबल में आ जाएगा 1, हमारे फेवरेबल में आ जाएगा 3, हमारे फेवरेबल में आ जाएगा 5। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो विल नॉट बी एन इवन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 फेवरेबल हैं, दैट मीन्स हमारा जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल नॉट बी एन इवन नंबर। 3 फेवरेबल हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा 1/2। अब आंसर रिवील करते हैं और चेक करते हैं अपने आंसर, ठीक है। चलिए, पहला 1/3 करेक्ट है, सेकंड हमारा 2/3 करेक्ट है, थर्ड 1/2, थर्ड 1/2 भी करेक्ट है, एंड फोर्थ आपका 2/3, फोर्थ 2/3 क्यों हमारा विल नॉट बी एन इवन नंबर। हमने रोल को डाइस किया एंड प्रोबेबिलिटी कहती है विल नॉट बी एन इवन नंबर, इवन नंबर नहीं होगा। इवन नंबर नहीं होगा मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, विल नॉट बी एन इवन नंबर। 3 तो आपके नंबर्स हैं जो इवन नहीं है, विल नॉट बी एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये तो भाई 3 ही आएंगे हमारे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इवन नहीं है, ठीक है। तो आपके फेवरेबल हो गए 3, विल नॉट बी एन इवन नंबर। क्या 1 इवन नंबर है? नहीं है। क्या 3 इवन नंबर है? नहीं है। क्या 5 इवन नंबर है? नहीं है, ठीक है। 3 हमारे फेवरेबल हो गए, तो यस 3 आपका हो जाएगा, 3 में आपका इवन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक गलत है भाई, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। अच्छा, अब 2 डाइस का आ गया, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले आपको 2 डाइस का सैंपल स्पेस बता देता हूं। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिख लेना है 2 डाइस का, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको सैंपल स्पेस जरूर दिखाना है। बहुत इजी है, एक डाइस पे आपके कितने होंगे, डाइस 1 पे हमारे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपके डाइस 2 पर भी 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है, पहले वाले 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन बना देना है, फिर सेकंड वाले 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन बना देना है, थर्ड वाले 1 थर्ड के साथ में सबका कॉम्बिनेशन, मतलब 36 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। जल्दी से आपको दिखा देता हूं। तो ये आपका S हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहां पे आपका हो गया 1,1, देन 1,2, देन 1,3, 1,4, 1,5, एक मिनट, 1,4, 1,5 एंड 1,6, ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हम। फिर आप 2 के साथ बनाओगे, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6, देन 3 के साथ 3,1, 3,2, ये आपका हो गया 3,2, देन 3,3, 3,4, टाइम लगेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है, 3,5 एंड 3,6, ठीक। आप लोग इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, 3,6, देन हमारा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। दो और बचे, 5,1, देन 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6, ठीक है। एंड लास्ट एक लाइन और बचती है, आप लोग इसको फॉरवर्ड कर लेना अभी। तो ये आपका हो जाएगा 6,1, 6,2, देन 6,3, 6,4, 6,5 एंड फाइनली 6,6। बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया 2 डाइस के अंदर, ठीक। चलो अब जल्दी से फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पहले का आंसर। अब डबलेट,
डबलेट का मतलब जहां पे दोनों नंबर सेम होंगे। ऐसा कितनी बार हो रहा है? ऐसा आपका 6 बार हो रहा है जहां पे हमारे दोनों नंबर सेम है। 1 1 देन 2 देन 3 4 5 एंड 6। ये 6 ऐसे प्लेसेस है जहां पर आपका दोनों नंबर सेम है, इसको हम डबलेट बोलते हैं। मतलब 6 बार हमारा हो रहा है जहां पे डबलेट मिल रहा है और टोटल नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स है वो आपके 36 है। मतलब ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 36। सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब है अगर आप 36 टाइम टॉस करोगे कॉइंस, उसको रोल करोगे डाइस को, तो 6 बार डबलेट मिल सकता है। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है। या फिर अगर हम उसको कम कर दें, 6 बार हम उसको रोल करें तो एक बार डबलेट मिल सकता है, श्योरिटी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए सेकंड, टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 10। ठीक है, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 मतलब दोनों डाइस को रोल किया गया, जो टोटल है वो 10 आना चाहिए। कितनी बार हो रहा है? ठीक है, आप ऐसे भी गेस कर सकते हो। देखो 4 और 6 10 होगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 5 10 होगा, देन आपका देन और कुछ नहीं होगा। तो देख लेते हैं 10 कब कब आ रहा है। तो यहाँ पे किसी में 10 नहीं आ रहा है, इनको सम करने पे 10 नहीं आ रहा है, इसमें भी किसी में 10 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 1 1 1 1 बस एक। ठीक है, और किसी में 10 नहीं आ रहा है। देन यहाँ पे एक 10 ये आ गया और किसी में 10 नहीं आ रहा है। फिर आपका एक 10 यहाँ पे मिलेगा, 6 4। ये तीन आपके ऐसे इवेंट हैं जहां पर सम आपको 10 मिलता है। दैट मीन्स सेकंड का आंसर हो जाएगा 3 आउट ऑफ 36, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 12। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। देन थर्ड का आंसर क्या होगा? 4 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 4 जो है वो किसी भी एक डाइस पर आ जाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1, कम से कम 4 आपका किसी भी डाइस पर एक बार ऊपर आना चाहिए। तो काउंट कर लो 4। तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे हो गए जहां पर आपका 4 ऊपर आता है। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका और कहां पे आ रहा है? 7। ठीक है, फिर आपका आ रहा है 7 7 7 7 के बाद 7 के बाद फिर आपका ये आ गया 8 8 8 8 8। उसके बाद आपका ये आ गया 9 और इसके बाद आपका ये आ गया 10। ठीक है, 10 तो ये हो गए। ठीक है, एक और जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, और तो नहीं कहीं 1। ठीक है, इसमें आपका आ गया 2, फिर आपका ये आ गया 3, फिर आपका 3 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 10, बस 10 है। ठीक है, सॉरी ये वाला है आपका 11 हो गए। मतलब इसका आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 आउट ऑफ 36। ठीक, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? 11/36, 1/6 1/6। ये फिर से मैच नहीं कर रहा भाई। इसको भी देखते हैं। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, अच्छा एटलीस्ट 10 था, सॉरी। एटलीस्ट 10 का मतलब है कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 या 10 से कम। एटलीस्ट 10 का मतलब है, सॉरी 10 या 10 से ज्यादा, एटलीस्ट 10। तो एटलीस्ट 10 में कहां कहां पे आ रहा है, एक बार जल्दी से फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 10 को कैलकुलेट कर दिया। एटलीस्ट 10, 10 या 10 से ज्यादा, कम से कम 10 आना चाहिए। तो कम से कम 10 में हमारा कौन कौन आ रहा है? कम से कम 10 में हमारा आ जाएगा 1 2। ठीक है, 1 2 3 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 3। इसके बाद 3 3 4 5 5 हो गया, 5 5 5 और आपका ये हो गया 6। इसके बाद आपका कहीं नहीं आएगा। ठीक है, 6 और इसके बाद कहीं नहीं आएगा। मतलब ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 36, तो ये भी आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी गलतियां ना हो। मेरे से हो गई, पकड़ में आ गया, लेकिन आपको वहां पे ऐसा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट ये आपका हो गया 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एज ए बी सी और उसके बाद पी तक। 16 कार्ड, ए से लेकर पी तक आपके 16 कार्ड्स हो जाएंगे और उनके ऊपर ये कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। किसी पे ए लिखा है, किसी पे बी लिखा है, इस तरह से हमारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। दे आर पुट इन अ बॉक्स, वो किसी बॉक्स में डाल दिए गए, एंड शफल कर दिया गया। अब बॉय इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अच्छा, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है भाई, 2017 में आया हुआ भी है आपके आईसीएससी में, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस देखो आपके मिलते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वोवल होना चाहिए। ठीक है, तो अब टोटल आपके कार्ड्स कितने हैं? 16। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका वोवल आना चाहिए। तो पी तक कितने वोवल्स आते हैं? ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, यू नहीं आएगा। मतलब यहां पे आपका पॉसिबल आउटकम जो वो हो सकता है, फेवरेबल आउटकम्स वो 4 हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है।
और टोटल आपके 16 कार्ड्स हैं, मतलब 4 4 जा 16, 1/4 आंसर आना चाहिए। मैच करते चलते हैं, ठीक है, 1/4 आ रहा है, सही है, पहला सही है। देन सेकंड, इस बार वो गलती नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सेकंड आपका हो जाएगा अ कॉन्सोनेंट। तो ये तो इजी है, अगर हम 16 कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिसमें 4 हमारे वॉवल्स हो चुके हैं, दैट मींस हमारे 12 कॉन्सोनेंट बचे। तो कॉन्सोनेंट के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आपके 12 हैं, 16 आपके टोटल हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, ठीक है, 4 3 टाइम्स 12 एंड 4 4 टाइम्स 16, ये आपका आ जाएगा कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी। देन नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन, जो मीडियन वर्ड है इसके अंदर का कोई लेटर नहीं आना चाहिए, ठीक है, IJKLMN, ए है, ई है, डी है, एम और एन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे जो लेटर्स हैं वो हमारे 16 कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम हाथ डाल के कैरेक्टर निकालेंगे वो मीडियन में से कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब 16 से थर्ड के लिए आपको क्या करना है, जो हमारे टोटल 16 हैं उनमें से इन 6 को आप माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 16 माइनस 6, एंड टोटल आपका कितना बचेगा, 16, ठीक है। मतलब मीडियन के जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई कैरेक्टर उसमें से नहीं निकलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इनको छोड़ के 10 कैरेक्टर्स बचते हैं जो मैं फेवरेबल हैं, मीडियन में कोई रिपीट हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 10 हमारे कैरेक्टर्स फेवरेबल हो जाएंगे एंड टोटल 16 अभी भी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 8 जा 16, ठीक। चलो अब इसको मैच कराते हैं, 1/4, 3/4 एंड 5/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1/4 हो गया हमारा, देन हमारा 3/4 हो गया एंड 5/8 आ गया, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है, टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से करना है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका बोर्ड्स का है 2015 का। एक बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल हैं और 9 आपकी ग्रीन बॉल हैं। मतलब सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, तो जो आपका टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स वो आपका आ जाएगा 5 6 9, 5 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 9 आपका आ गया 20, ठीक है। टोटल आपके जो आउटकम्स हैं वो 20 हैं। इसके बाद अब बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, गेस करना, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ बॉल 5 है, कुछ 6 है, कुछ 9 है, मतलब इक्वली आने के चांस नहीं है, ठीक है। तो खैर ऐसे ही मैंने पूछा है। देन आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ग्रीन बॉल। तो ठीक है, ग्रीन बॉल मतलब हमारे फेवरेबल कितने हो जाएंगे, ग्रीन बॉल्स कितनी है वो हमारा फेवरेबल है। तो यहां पे आपकी ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल है 9, आपका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/20, फर्स्ट। सेकंड आपका हो जाएगा अ व्हाइट और अ रेड बॉल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ व्हाइट और अ रेड बॉल। इस बार आपके व्हाइट और रेड में से कुछ भी निकले, दोनों चलेगा, ठीक है। तो व्हाइट बॉल है हमारी 5, रेड बॉल है हमारी 6, व्हाइट और रेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20, 11/20, ठीक है। सेकंड हो गया। एंड लास्ट वन, ये आपका हो जाएगा नीदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ व्हाइट बॉल। आपने बॉल निकाला, वो ना तो ग्रीन होनी चाहिए ना तो व्हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो होनी क्या चाहिए, ना तो ग्रीन हो ना तो व्हाइट हो, मतलब रेड होनी चाहिए, ठीक। तो फेवरेबल आपकी खाली रेड ही तो हो रही है, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू रेड, रेड है आपके 6, सो 6 डिवाइडेड बाय 20, इसको रिड्यूस कर देंगे, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये तीन आपके आंसर आ गए, ठीक। मैच करते हैं, 9/20 राइट, 11/20 राइट और 3/10, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट पार्ट क्लास थी आपकी प्रोबेबिलिटी की, अगली क्लास के अंदर हम पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। आज के अंदर जितना मैंने आपको बताया अब आपको अच्छे से समझना है, जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया शुरुआत में वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करनी जितना आज पढ़ा है और अगली क्लास का वेट करना, उसमें हम पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।